नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल में और मेरा नाम है रामचंद्र कुमार सो। तो दोस्तों, जो हमारी क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की सीरीज चल रही थी, तो उसमें आज मैं आपके लिए पाठ नंबर 2 लेकर आया हूं। और जो 1 नंबर पाठ है वो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो वहां पर जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको लिखा मिलेगा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान। तो उसमें जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको जितने भी मैंने पहला जो पाठ है उसका वीडियो बनाया वो आप सब उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने 5 वीडियो बनाए हैं उसके ऊपर। तो जो आप वहां पर मेरे चैनल में प्रवेश करेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारी वीडियो। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पाठ नंबर 2। क्या शुरू करने जा रहे हैं? पाठ नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जो अपनी दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। तो ये जो महत्वपूर्ण पाठ है ये ना कि हमें 10वीं में अंक दिलाने के लिए सहयोगी है। हम जितने भी एग्जाम देंगे आगे अपने जीवन भर में नौकरी पाने के लिए, उन सभी में इनसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप देख सकते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान के एक एक्सीलेंट की जो पासबुक आती है, तो उसमें आप जब पाठ के आखिर में जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आपको वहां पर लिखा मिलेगा कि ये जो प्रश्न है इस पाठ में से इन प्री पेपरों में आई है, इन प्रश्नों में इस परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको उसमें आईएएस आरएएस तक मिलेंगे इस पाठ में से प्रश्न निकले हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पाठ को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है? बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम नौकरी के लिए तो पढ़ते हैं। जब हम नौकरी की कगार पर पहुंचेंगे तो हम ये सब भूल जाएंगे, नहीं रिपीट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और एक नोट्स के रूप में हमें ये सब लिख लेना है, ताकि हम जब भी नौकरी की तैयारी करें तो इन नोट्स को रिपीट करें और हमें एकदम सरल तरीके से क्या हो जाए, वापस याद हो जाए। क्योंकि जब हम एक चीज को, पढ़ी हुई चीज को वापस नहीं पढ़ते हैं तो वो हमें याद नहीं रहती, उस चीज को हमें भूल जाते हैं। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो क्लास 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 है उसकी हम बात करते हैं। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि पाठ किसके ऊपर है, पाठ में क्या बताया गया है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस पाठ में क्या बताया गया है पहले मैं आपको यह बता दूं। तो पाठ का क्या नाम है? पाठ का नाम है संघर्षकालीन भारत। क्या? संघर्षकालीन भारत प्रारंभ से 1206 से 1757 ईस्वी तक। क्या नाम है? पाठ का नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। ठीक। और जो 1 नंबर पाठ है उसमें मैंने आपको बताया था वो क्या था, वो स्वर्णिम भारत था, जो प्रारंभ से यानी 600 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसमें बताया गया था। और आगे का जो इतिहास है यानी 1757 तक का जो इतिहास है वो इस पाठ में हमें बताया जाएगा। और जो आगे का 1757 से लेकर आज तक का जो इतिहास है अंग्रेजों का, वो अगले पाठ में बताया जाएगा। तो हम जो जितने भी सामाजिक विज्ञान के सारे पाठ क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम बातें कम करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक का नाम मैंने आपको बता दिया। तो टॉपिक में क्या बताया हुआ है वो जान लेते हैं। जो पहला टॉपिक हम सर्वप्रथम बात करने वाले हैं वो क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं पेन ले रहा हूं और यहाँ पर लिख देता हूं दिल्ली सल्तनत। क्या लिखता हूं? दिल्ली सल्तनत। तो आप जब क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की बुक को खोलेंगे, पाठ नंबर 2 खोलेंगे, तो जो सर्वप्रथम आपको टॉपिक मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वो मिलेगा दिल्ली सल्तनत। क्या मिलेगा? दिल्ली सल्तनत नामक आपको वहां पर टॉपिक मिलेगा। तब ये दिल्ली सल्तनत क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा, क्या है ये दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में हम जान लेते हैं। थोड़ी बातों के रूप में आपको मैं एक कहानी बता रहा हूँ। मान लीजिए क्या बता रहा हूँ, आपको एक कहानी बता रहा हूँ। वो कहानी आपको बहुत ध्यान से सुननी है। जो कहानी है वो ऐसी वैसी कहानी नहीं है, इस दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड ये कहानी है जो आपको बहुत गौर लगाकर सुननी है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी क्या है कि एक स्थान है, क्या है? एक स्थान है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है गजनी। क्या नाम है? गजनी। मैं गजनी फिल्म की नहीं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आमिर खान ने रोल में जो निभाया है, उस गजनी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक गजनी स्थान है। तो वो गजनी स्थान है, वहां का एक राजा है। क्या नाम है राजा का? महमूद घोरी। तो गजनी के अंदर एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? घोरी। तो वहां का जो राजा है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है महमूद घोरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है महमूद घोरी। तो ये महमूद घोरी इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्या काम आएगा? तो गजनी तो हमारे देश के अंदर ही नहीं है, तो इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका जो इतिहास है वो हमारे राजाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया गजनी नामक एक स्थान है, वहां का राजा है महमूद घोरी।
तो जो महमूद घोरी है वो क्या करता है कि वो भारत के ऊपर आक्रमण के लिए आता है। क्या आता है? भारत के ऊपर आक्रमण के लिए आता है। और जब वह भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो उस समय कहा जाता है कि जो राजा है वो कौन है? वो है पृथ्वीराज चौहान। तो उस समय राजा कौन है? भारत का जो राजा है यानी अजमेर और दिल्ली का जो राजा है वो कौन है? वो है पृथ्वीराज चौहान। तो गजनी है, वो गजनी क्या करता है? जो गजनी का शासक है महमूद गोरी, वो क्या करता है? अपने साथ एक गुलाम लाता है जिस गुलाम का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और महमूद घोरी दोनों मिलकर क्या करते हैं? जो भारत का राजा होता है पृथ्वीराज चौहान, उस पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते हैं। बात आई समझ में? तो मैं यह कह रहा हूँ कि जो महमूद घोरी है, गजनी का शासक है, वह अपने साथ गुलाम लाता है। गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक और अपने राजा पृथ्वीराज चौहान पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और तो कुछ ऐसी बुक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों के मध्य 19 बार युद्ध हुए थे। कितनी बार युद्ध हुए थे? यानी पृथ्वीराज चौहान और गजनी के बीच में कितनी बार युद्ध हुए थे? 19 बार युद्ध हुए थे। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा जाता है और कुछ में दो इंपॉर्टेंट युद्धों के बारे में बताया जाता है, जो 1191 और 1192। तो यानी कुछ किताबों में 19 बार युद्धों का उल्लेख है और कुछ में 2 बार के युद्धों का क्या है? उल्लेख है। तो जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो कौन सी है? वो दो युद्ध है, जो एक तो 1191 में, एक 1192 में, ये दोनों युद्ध लड़े गए थे। ये दोनों युद्ध क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम इन युद्धों के ऊपर बात करेंगे। तो क्या आपको अब तक की कहानी समझ में आई? मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ? मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ कि जो गजनी का शासक है घोरी अपने गुलाम के साथ भारत पर आता है, आक्रमण के लिए आता है। कब आता है? 1191 में, 1191 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1191 ईस्वी में वह भारत में आता है। आक्रमण किसके ऊपर कर रहा है? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कर रहा है। उसके साथ उसका गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और महमूद घोरी को बीच में क्या होता है? युद्ध संघर्ष शुरू होता है। तो आपको एक बात और बता दूं कि जो घोर प्रदेश का शासक था महमूद घोरी, उसे भारत में क्या कहते थे? उसे भारत में महमूद घोरी की जगह गोरी कहते थे। क्या कहते थे? घोरी की जगह गोरी कहते थे। क्या कहते थे? गोरी कहते थे। नाम पूरा महमूद गोरी कहने लगे। नाम उसका घोर प्रदेश का राजा होने के कारण गोरी गोरी यानी महमूद गोरी कहने लगे थे। नाम पड़ गया महमूद गोरी। तो अब से मैं महमूद गोरी का शब्द यूज करूंगा। तो जो महमूद घोरी है, इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है। युद्ध कहाँ शुरू होता है? युद्ध तराइन के मैदान में शुरू होता है। कब होता है? 1191 ईस्वी में होता है। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ एक व्यक्ति होते हैं, जिस व्यक्ति का नाम है गोविंदराज। क्या नाम है? व्यक्ति है जिसका नाम है गोविंदराज। तो वो गोविंदराज क्या करते हैं? एक तीर छोड़ते हैं और तीर जाकर सीधा किसे लगता है? वो लगता है महमूद गोरी को। तो तीर जाकर किसे लगता है? वो तीर लगता है महमूद गोरी को। तो उस तीर के कारण से महमूद गोरी क्या हो जाती है फ्रेंड्स? घायल हो जाती हैं। और घायल होने के बाद जो उनके साथ उनका गुलाम होता है वो उन्हें घोड़े पर बैठाकर वापस गजनी ले जाता है। तो मैंने अब तक जो बात बताई समझ में आई आपको? आई क्या? तो चलिए एक बार फिर से बता दूं। गोरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। जो इनके पृथ्वीराज चौहान के साथ जो इनका एक पंजाब का गवर्नर था जिसका नाम गोविंदराज था, उन्होंने एक तीर छोड़ा और तीर जाकर जो गोरी को लगा। गोरी घायल हो गया और उसका जो गुलाम था वो वापस ले गया। किसे ले गया? गोरी को गजनी वापस ले गए। कौन इसका गुलाम था? तो इन्होंने सोचा कि हमने इतने युद्ध कर लिए, इस राजा से हमें जीत नहीं मिलने वाली है, ऐसे तो जीत मिलने नहीं वाली है, हमें कुछ अलग करना होगा। तो वो कुछ अलग क्या करते हैं? वो सोचते हैं। तो वो अलग क्या करते हैं? अलग यह करते हैं कि जो गौरी होता है वो उसका एक सेनापति होता है या उसका एक गुलाम होता है। तो वो क्या करता है? उसे पृथ्वीराज चौहान के पास भेजता है। क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान के पास भेजता है। और किस लिए भेजता है? संधि वार्तालाप के लिए पृथ्वीराज चौहान के पास भेजता है। तो वो जो दास है वो पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचता है और आकर कहता है कि जो हमारे गजनी के महाराज है वो आपसे संधि करना चाहती हैं। क्या करना चाहते हैं? आपसे संधि करना चाहते हैं। युद्ध की जो बात थी वो पीछे टल गई है, अब वो आपसे क्या करना चाहती है? संधि करना चाहते हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ठीक है, वो संधि करना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी संधि कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत हो रही है।
तो उन्होंने संधि के लिए हाँ भर दी। तो जाते जाते वो दास था, वो एक इम्पोर्टेंट बात कह गया। क्या कह गया कि हमारे जो राजा है उनका हुक्म है कि पृथ्वीराज चौहान से कह देना कि सेना की कोई जरूरत नहीं है, अपने सेना को मत लाना, फालतू उनको दिक्कत होगी, हम ऐसे जो शांति संधि करेंगे, सेना की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़े सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आना जो रास्ते में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो महमूद गौरी है जो पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं लाएंगे। तो वो गुलाम चला जाता है और पृथ्वीराज चौहान संधि के लिए उन्हें जो निश्चित टाइम बताया गया था 1192 ईस्वी का, तो वो क्या करते हैं, जो मैदान है उसके अंदर आते हैं। मैदान में आने के बाद वहाँ गौरी मौजूद रहता है और वो अपनी थोड़ी सी सेना लेकर जब पहुंचते हैं तो उन्हें रात हो जाती है। रात होने के कारण जो इनकी सेना थी वो थकी हुई थी, जो दूरी तय करके आ रही थी उसी कारण थकी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, सेना ने विश्राम कर रही थी रात में, तो महमूद गौरी की जो एक विशाल सेना अपने साथ लाया तो जो दूर छुपाई हुई थी, तो उस सेना ने रात में आकर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया था। किसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो एक बुक है पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई की लिखी हुई है, जो इनका दरबारी कवि था, तो उसके अनुसार तो कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गए थे। और एक दूसरी पुस्तक है उसमें लिखा जाता है कि युद्ध में रात में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो मृत्यु होने के बाद पृथ्वीराज चौहान है उसकी तो मृत्यु हो गई, अब राज किसके पास रहेगा, तो राज करने वाला कोई व्यक्ति तो चाहिएगा, ऐसे तो राज चल नहीं सकता, वो राज करने के लिए आए होंगे यहाँ पर। तो वो दोनों मिलकर कई दिन तो जो हमारे भारत के अलग राज्य थे, जो अलग साम्राज्य थे, उन पर विजय पाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जो वो वापिस जाते हैं, जो महमूद गौरी वापिस जाते हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ का राजा है वो किसे बनाकर जाते हैं, वो बनाकर जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे बनाकर जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या करता है, वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। यहाँ पर क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो मैंने आपको इतनी देर ये कहानी किस लिए सुनाई, आपको थोड़ी समझ में आई होगी। मैंने इसलिए सुनाई आपको ये कहानी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करता है वो कौन है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो महमूद गौरी है वो यहाँ का सूबेदार बनाकर जाता है, किसे, पृथ्वीराज चौहान की जगह पर किसे बनाकर जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति है वो कौन है, वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है, कहाँ का रहने वाला था, क्या इसका जीवन परिचय है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसने स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी थी, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही है तो कमेंट में लिख दीजिए, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट में करेंगे कि आपकी बात अब समझ में आई तो अगला वीडियो आपके लिए मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा। वैसे भी इस वीडियो में जितनी मैंने बातें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, एक रात पूरी रात मैंने इनके बारे में क्या है जितनी बातें वो इकट्ठा की है कि कोई भी बात नहीं छूट जाए। तो अगर हम अपनी बुक में देखेंगे तो हमें इनके बारे में इतनी बातें नहीं मिलेंगी। मैं बाहर से भी बहुत बातें खोज कर लाया हूँ इनके लिए, क्योंकि हमें कक्षा 10 में नहीं पढ़ना, हमें पूरे जीवन में आगे ये काम आने वाली चीज़ है, हमें बार बार नहीं देखना पड़े। अगर हम एक बार यहाँ 10वीं में पढ़ लेते हैं तो हमें आगे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा, जड़ से लेकर तने तक, और उपले जो ऊपर वाले पत्ते हैं उन तक आपको इसके बारे में जितनी बातें वो सब आपको बता दूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कह रहा हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब यह जान लेते हैं कुतुबुद्दीन है कौन, कहाँ का रहने वाला था, कहाँ इसका जन्म होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो जो इसका जन्म स्थान है वो कहाँ है, वो है तुर्किस्तान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कहाँ होता है, वो होता है तुर्किस्तान में। तुर्किस्तान। तो बात समझ में आई, तुर्किस्तान में इनका जन्म होता है, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इनकी जो जाति है वो जाति कौन सी है, वो है तुर्क। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो कौन सी जाति के थे, वो थे तुर्क जाति के। बात समझ में आ रही है क्या, मैंने कह दिया कि इनका जन्म हुआ था तुर्किस्तान में। और कौन सी जाति के लोग हैं, ये जो कौन सी जाति का व्यक्ति है वो है तुर्क जाति का
अब आगे बात करते हैं कि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो नाम है इसके अंदर भी एक रहस्य छुपा हुआ है। क्या है? इस नाम के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। हम हमेशा ऐसे देखते हैं ये एक नाम है, लेकिन ये नाम नहीं है, इसके अंदर भी एक रहस्य है। तो वो रहस्य क्या है? आज वो रहस्य मैं आपके लिए खोलने जा रहा हूँ। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमें एक सामान्य सा नाम लग रहा है, वो एक कोई सामान्य नाम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सामान्य नाम नहीं है। ये आपको आगे जो ऐबक दिख रहा है, ये ऐबक क्या है? कुतुबुद्दीन तो व्यक्ति का नाम है, लेकिन व्हाट इज दिस ऐबक? ये ऐबक क्या है? तो ये ऐबक क्या है? ऐबक एक तुर्की भाषा का शब्द है। क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो जो ऐबक है, इसका तुर्की जो भाषा होती है उसमें क्या अर्थ बताया गया है? चंद्रमा का देवता। तो ऐबक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। यानी ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कुतुबुद्दीन कौन है? चंद्रमा का देवता। ऐबक शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं। ये कोई हाल ही में ऐसे देवता नहीं थे, लेकिन इस शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। तुर्की भाषा में इस शब्द का क्या अर्थ निकाला जाता है? तो वो क्या होता है? चंद्रमा का देवता होता है। अब आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, अगली बातें हैं वो भी देख लेते हैं सारी बातें। तो एक बार क्या होता है कि कुतुबुद्दीन अपने सारे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? घूमने जा रही हैं। तो कहाँ जा रही हैं? घूमने जा रही हैं। तो घूमते समय क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपने परिवार से बिछड़ जाता है। क्या होता है? अपने परिवार से बिछड़ जाता है और निसापुर नामक स्थान पर, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है? अपने परिवार के साथ घूमने जाता है और घूमते वक्त ये अपने परिवार से बिछड़ जाता है। स्थान का नाम है निसापुर। तो इस निसापुर में ये खो जाते हैं। तो खो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि इधर उधर ये घूमता है और घूमने के बाद ये व्यक्ति होता है जिसका क्या नाम है? उसका नाम है फखरुद्दीन। तो ये फखरुद्दीन काजी नामक व्यक्ति है, जिसे निसापुर मेले में एक लड़का मिलता है। उस लड़के का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने परिवार से बिछड़ जाता है निसापुर मेले में और वहां पर फखरुद्दीन काजी को यह मिलता है। तो आगे क्या होता है? आगे देखते हैं। तो फखरुद्दीन जो इसके परिवार को ढूंढता है उस मेले में, तो वो नहीं मिलते हैं। फिर ये जो फखरुद्दीन काजी है वो इस व्यक्ति जो ये लड़का है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे क्या करते हैं? अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद इन्हें सारी शिक्षा दी जाती है, यानी तीरंदाजी, घुड़सवारी, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या करता है? वो अपने परिवार के साथ कोई मेले में घूमने जाता है और उस मेले में अपने परिवार से बिछड़ जाता है। बिछड़ने के बाद एक व्यक्ति होता है फखरुद्दीन काजी। तो इस फखरुद्दीन काजी को कुतुबुद्दीन ऐबक एक मेले में मिलता है और मिलने के बाद इसका जो परिवार नहीं मिलता है इनको, तो ये अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद इन्हें पूरी शिक्षा देता है ये। कौन कौन सी? तीरंदाजी, घुड़सवारी और जितने भी महत्वपूर्ण उस समय शिक्षा थी, तो वो सभी शिक्षा इसे दी जाती है। तो फिर कोई कारणवश क्या होता है कि जो फखरुद्दीन काजी है इनकी क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो फखरुद्दीन काजी का बेटा था, जो लड़का था, वो ईर्ष्यापूर्ण क्या करता है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे एक व्यापारी को बेच देता है। क्या करता है? ईर्ष्यापूर्ण एक व्यापारी को बेच देता है। और व्यापारी जो होता है वो क्या करता है? महमूद गोरी के दरबार में जाता है और उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को पेश करता है कि मेरे पास ये एक लड़का है जिसे सारी शिक्षा से ये क्या है? परिपूर्ण है। आप कोई भी इनका एग्जाम ले लीजिए, ये पास हो जाएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करता है? गोरी के में जो गोरी का महल होता है उसके अंदर ले जाया जाता है और उन्हें वहां पर एग्जाम लिया जाता है, मतलब उनकी परीक्षा ली जाती है। तो ये परीक्षा में पास हो जाते हैं और महमूद गोरी इसे क्या करता है? खरीद लेता है। खरीद लेने के बाद तो फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम बन जाता है किसका? महमूद गोरी का। तो अब क्या हो गया कि अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो महमूद गोरी का गुलाम बन गया है। तो उसके बाद क्या होता है आगे वो देखते हैं। मैंने आपको बता दिया तुर्किस्तान में जन्म
ऐबक अर्धचंद्रमा का देवता तुर्क जाति का व्यक्ति निशापुर में अपने परिवार से बिछड़ जाता है, फखरुद्दीन काजी को मिलता है और सारी शिक्षा इनको दी जाती है। जो इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र ने ईर्ष्यापुर ने इन्हें क्या करता है कि एक व्यापारी को बेच देता है, व्यापारी ले जाकर गौरी को बेच देता है। तो अब आगे बात करते हैं कि ये कहाँ तक पहुंच गए। ये महमूद गौरी के दरबार में पहुंच गए हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पहुंच गई है? मोहम्मद गौरी के दरबार में पहुंच गई है। अब आगे बात करते हैं कि ये जब दरबार में पहुंच जाती है तो ये अपने स्वामी भक्ति ईमानदारी स्वावलंबी। तो बात मैं ये कह रहा हूं कि अपनी स्वामी भक्ति ईमानदारी, अपने जो एक गुलाम का प्रेम था, उससे क्या करता है कि गौरी को प्रसन्न कर लेता है। प्रसन्न करने के बाद जो गौरी होता है इसे एक पद दे देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। वो पद क्या होता है? वो पद होता है जो अस्पताल होते थे उस समय उसका प्रधान होता है, वो इसे पद दिया जाता है। तो उस पद का नाम क्या है? अमीर-ए-आखूर। तो ये अमीर जो आखूर का पद था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पद था। तो आज के समय में बात करें तो ये पद किसका है? वो पद स्वास्थ्य मंत्री का है, यानी अस्पतालों का प्रधान बना दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी स्वास्थ्य मंत्री इन्हें बना दिया जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पद था उस समय में। और अगर कुछ इनकी बातें और करें तो ये क्या करते थे? ये कुरान का वाचन करते थे, यानी जो कुरान थी वो इन्हें कंठस्थ याद थी और याद होने के कारण ये कुरान का गान करते थे, गान कर कर लोगों को सुनाते थे। तो इस कारण इनका नाम पड़ गया था कुरान खां। क्या नाम पड़ जाता है? इनका नाम पड़ जाता है, तो कुरान खां नाम पड़ जाता है। कुरान खां का अर्थ होता है कुरान का गान करने वाला। जो कुरान को गाकर सुनाता है उसे क्या कहा जाता है? कुरान खां कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम पड़ जाता है कुरान खां। तो कुरान खां का अर्थ मैंने बता दिया। कुरान खां का अर्थ होता है कुरान का गान करने वाला व्यक्ति, कुरान खां कहलाता है। अब आगे क्या होता है कि इन्हें अमीर याकुर का पद दे दिया जाता है। फिर एक युद्ध होता है गौर और बामियान का। तो उस युद्ध में ये दोनों जो गुलाम और मालिक ये दोनों युद्ध के लिए जाते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक इन्हें जो मोहम्मद गौरी थे इन्हें क्या दिला देते हैं? जीत दिलाते हैं। किस युद्ध में? गौर और बामियान के युद्ध में। इससे महमूद गौरी बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद इन्हें इनाम भी दिया जाता है। और इस युद्ध के बाद वो क्या करते हैं? जो 1192 का युद्ध मैंने बताया था, 1192 में भारत पर युद्ध करते हैं और भारत पर पृथ्वीराज चौहान पर युद्ध करते हैं। तो उसमें भी पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और महमूद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। जीत के बाद जब ये 1192 में यहाँ पर राजा बन जाते हैं, मतलब 1192 में जो हमारा दिल्ली वाला भाग है वो इन दोनों का हो जाता है, इनके मालिक का हो जाता है, गौरी का। फिर ये 1194 में क्या करता है? जो गुजरात का शासक होता है जयचंद जो गढ़वाल नामक जाति का, जो गढ़वाल जाति का शासक था जयचंद गढ़वाल, उस पर आक्रमण करते हैं। उसमें भी इनकी क्या होती है? जीत होती है। यानी गुजरात वाला जो भाग है वो भी इनका हो जाता है। फिर ये परमर्दी देव चंदेल पर भी आक्रमण करते हैं 1197 ईस्वी में। यानी लगभग भारत जो उत्तरी भारत है उस पर, जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, जो राजस्थान राजपूताना वाला भाग है, उन सब पर इनका अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के बाद जब ये क्या करते हैं कि 1204 ईस्वी में महमूद गौरी है वो अपने देश वापिस जा रही हैं, अपने मतलब देश को वापिस अपने राज्य को संभालने जा रही हैं और यहाँ का एक सूबेदार घोषित करके जाते हैं। उस सूबेदार का क्या नाम है? उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ का सूबेदार किसे घोषित किया जाता है? यहाँ का सूबेदार घोषित किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जब महमूद गौरी वापिस जा रहे थे तो जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको एक जाति मिलती है। उस जाति के साथ ये क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष में मौत हो जाती है। किसकी? महमूद गौरी की। तो महमूद गौरी की मौत होने के बाद जो यहाँ का दिल्ली का भी कोई राजा नहीं रहा, क्योंकि ये तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक तो यहाँ का सूबेदार है ना बल्कि राजा है। और जहाँ जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और गजनी वाला जो भाग था वहां वो भी क्या हो गया? बिना राजा का भाग हो गया। वहां पर भी कोई राजा नहीं है। तो होता क्या है कि यहाँ का कोई राजा नहीं है और गजनी का भी कोई राजा नहीं है। तो जो गजनी की प्रजा होती है,
वो गजनी की प्रजा आमंत्रण यानी निमंत्रण देती है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कहा जाता है कि आप यहाँ पर आके यहाँ के राजा बन जाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उस निमंत्रण को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद ये 1206 ईस्वी में जाकर अपना राज्याभिषेक कराते हैं। कहाँ पर, गजनी में। तो मतलब ये एक पूरे साम्राज्य के राजा बन गए, और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है 1206 ईस्वी में, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इनके बाद जो इनकी मैं आपको स्टोरी बता ही रहा हूँ चल रही है, 1206 में राज्याभिषेक किया जाता है। जो लाहौर की जो गजनी की जनता है वो इन्हें निमंत्रण देती है कि अब हमारा कोई राजा नहीं रहा है, आप यहाँ पर आकर हमारे राजा बनिए, क्योंकि सुन्नी गद्दी नहीं होनी चाहिए। आगे और बात करते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो आगे क्या होता है कि जितने भी भारत के मुसलमान राजा थे उन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रधान स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था, प्रधान स्वीकार कर लिया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसलिए जितने भी भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य थे वो सभी किसके हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक के हो गए, और उनका जो साम्राज्य विस्तार है वो भी बहुत ज्यादा हो गया था। और उसके बाद क्या होता है, जो महमूद गौरी थे उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनका एक उत्तराधिकारी घोषित तो किया गया था, लेकिन वो उनका पुत्र नहीं था, जिसका क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन उसका नाम था। और एक बलबन का आगे भी हम जिक्र करेंगे जो आखिर में आएगा, तो अभी उसको छोड़ते हैं। तो उसका जो उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था गयासुद्दीन बलबन, तो वो क्या करते हैं, वो भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनको राजा स्वीकार कर लेते हैं। और राजा कब स्वीकार किया जाता है, उन्हें 1208 में इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा स्वीकार कर लिया जाता है, जो उत्तराधिकारी होता है इनके द्वारा। तो फिर क्या होता है, यानी 1208 में ये एक स्वतंत्र सम्राट बन गए। क्या बन गए, स्वतंत्र सम्राट बन गए। और अपने जो इनकी गुलामता थी, जो गुलाम रहते थे इतने दिन, वो गुलामता भी क्या हो गई, वो नष्ट हो गई। अब ये आजाद है, किसके भी कहने की सुनने की बात इनको नहीं पड़ेगी। तो 1208 में ये क्या हो गए, आजाद हो गए। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे क्या होता है कि 1208 के बाद ये आजाद हो गए हैं, और जो उत्तराधिकारी होता है वो 76 जितनी भी चीजें थी वो सब किसे देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को देता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक लालची नहीं था, जो इनके महाराजा के द्वारा नियम बनाए गए थे उन नियमों पर ये चलते थे, और अलग से कोई भी नियम इन्होंने नहीं बनाए थे। और इन्होंने अपने नाम के कोई भी सिक्के नहीं चलवाए थे। ये एक बहुत महान राजा थे, अपने गुलामता थी ये आजाद हो गए थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी जो शक्ति थी उनका प्रयोग नहीं किया था। अपने राजा के जितने भी नियम थे उन सभी पर ये चलते थे। इसके बाद क्या होता है कि राजा बनने के बाद जो इनके पड़ोसी राज्य होते हैं उनके आक्रमण इनके ऊपर शुरू हो जाती है। तो इन्होंने उन आक्रमणों को रोकने के लिए क्या किया, इन्होंने वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया था। क्या किया था, वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया था, जिसमें गयासुद्दीन एक नामक व्यक्ति है, और गयासुद्दीन बलबन जो गौरी का उत्तराधिकारी था वो अलग है, और एक गयासुद्दीन इनका पड़ोसी है वो भी अलग है। तो गयासुद्दीन नामक व्यक्ति है वो क्या करता है, इन पर आक्रमण करता है। एक एल्दोज नामक का व्यक्ति है वो भी क्या करता है, इन पर आक्रमण करता है। इल्तुतमिश नामक व्यक्ति है जो इनके बाद राजा बनेंगे, वो भी इन पर आक्रमण करता है। तो इन आक्रमणों को रोकने के लिए ये क्या करते हैं, ये वैवाहिक संबंधों का प्रयोग करते हैं। वैवाहिक संबंध में क्या करते हैं कि जो एल्दोज है उससे अपनी बहन का विवाह करते हैं। क्या करते हैं, मैं यह कह रहा हूँ कि जो आक्रमण हो रहे थे उन्हें रोकने के लिए ये वैवाहिक संबंधों का प्रयोग करते हैं। एल्दोज से अपनी बहन का विवाह करते हैं, गयासुद्दीन की पुत्री से आप विवाह करते हैं, और इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। तो एक प्रकार से जो इनके पड़ोसी राज्यों से आक्रमण हो रहे थे वो क्या हो गए, कम हो गए, यानी उनकी संभावना बहुत कम हो गई थी। तो उनके ऊपर भी इनका लगभग अधिकार हो गया था, तो और साम्राज्य विस्तार हो गया इनका। फिर क्या हुआ कि जो गुजरात पर भी इनका अधिकार हो गया, जो काठियावाड़ वाला भाग है उस पर भी हो गया, राजपूताना पर भी हो गया। मतलब इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। जैसे इतना तो ये भारत वाला भाग हो गया ऐसे मानिए, और ये ईरान इराक वाला भाग हो गया। तो एक बहुत बड़ा इनका साम्राज्य बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब आगे बात करते हैं कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ये बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे। क्या थे, बहुत बड़ी दानी और उदारतावादी एक व्यक्ति थे। तो जो ये दानी व्यक्ति होने के कारण एक उपाधि मिली हुई है, जिस उपाधि का क्या नाम है, उसका नाम है लाख बख्श।
तो ये लाख बख्श की उपाधि क्या है, ये लाख बख्श होता क्या है, किस लिए इन्हें उपाधि दी गई है? तो लाख बख्श का अर्थ ये होता है जो लाखों का दान करता है, जो लाखों का दान करता है, लाखों लोगों को दान करता है, उसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहता है। जो एक साथ में लाखों लोगों को दान कर सकता है उसे कहा जाता है लाख बख्श। तो ये उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली हुई थी। तो और एक उपाधि और भी मिली हुई है, जिस उपाधि का क्या नाम है, उसका नाम है हातिम द्वितीय। तो हमें भी पता है कि जो हातिम थे वो बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे। तो हातिम द्वितीय की जो उपाधि मिली हुई है केवल पूरे विश्व में कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली हुई है, इनके अलावा किसी भी हातिम की उपाधि नहीं मिली हुई है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है। और इनके जो निर्माण कार्य करवाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो इन्होंने दिल्ली के अंदर एक मस्जिद बनाई थी। क्या बनवाई थी? मस्जिद का नाम है कुव्वत उल। तो इनके द्वारा एक मस्जिद बनाई जाती है जो दिल्ली में विष्णु मंदिर होता है, विष्णु मंदिर को तोड़कर, तो विष्णु मंदिर को तोड़कर इनके द्वारा एक मस्जिद बनाई जाती है, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर। एक विष्णु मंदिर होता है दिल्ली के अंदर, उसे तोड़कर बनवाई जाती है। और एक यह और निर्माण करवाते हैं जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या नाम है? 2.5 दिन का। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये अजमेर के अंदर स्थित है। तो अजमेर के अंदर एक झोंपड़ा स्थित है। ये कोई जैसे हम राजस्थान के अंदर झोंपड़े बनाए जाते हैं वो वैसे झोंपड़ा नहीं है, ये एक झोंपड़ा इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये जो इमारत बनाई गई है ये केवल 2.5 दिन में बनवाई गई थी, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है। और पहले यहाँ पर क्या थी? एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय। तो संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर क्या बनाई जाती है? यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया जाता है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इनके द्वारा एक और इमारत बनाई जाती है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का इनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किस लिए करवाया जाता है? इनका एक संत था, यानी इनका गुरु था, जिसका क्या नाम था? संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये जो संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, तो इनके स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जाता है, जिसका आगे जाकर कार्य पूर्ण कराया जाता है। इनका दूसरा अधिकारी होता है इल्तुतमिश उनके द्वारा। और अब आगे बात करते हैं कि एक बात और बता देता हूँ आपको बीच में। एक मान्यता है, ये आपके मैं प्रूफ के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन राजा था उस समय में बकरी और शेर एक ही तालाब पर पानी पिए करते थे। मैं तो देख नहीं आया था, लेकिन बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसे कोई आपको प्रूफ नहीं दे सकता कि ये सत्य हो सकता है, लेकिन आपको मैंने पढ़ा हुआ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहा जाता है कि इनके समय में बकरी और शेर एक ही तालाब पर पानी पिया करते थे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कैसी होती है, इनकी डेथ कैसी होती है। तो डेथ होती है, एक बार लाहौर के अंदर एक खेल का आयोजन किया जाता है, जिस खेल का नाम है चौगान। खेल का नाम है चौगान, जिसे पोलो भी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? चौगान या पोलो का जो उत्सव है उसे आयोजित किया जाता है लाहौर के अंदर। तो ये जब चौगान या पोलो, तो पहले मैं बता देता हूँ कि चौगान या पोलो कैसे खेला जाता है। घोड़े के ऊपर चढ़कर ये खेल खेला जाता है। तो चौगान या पोलो खेल रहे थे, उस समय क्या हुआ कि ये घोड़े से गिर गए। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक की। जब यह चौगान या पोलो खेल रहे थे तो उस समय क्या होता है? घोड़े से गिर जाते हैं। तो घोड़े से गिर जाते हैं, लिख देता हूँ। तो घोड़े से गिरकर क्या होता है कि इनके बहुत बड़ी चोट आ जाती है। उस चोट के कारण ये बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और फिर क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमसे पूछ लिया जाए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, उसकी मृत्यु कैसे होती है? तो उसकी मृत्यु ऐसे होती है, जब ये चौगान या पोलो खेल रहे थे। इस खेल के दो नाम है, चौगान या पोलो। तो ये जब चौगान या पोलो खेल रहे थे उस समय घोड़े से गिर गए थे, उस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु होती कब है? ये होती है 1210 ईस्वी में।
तो इनकी मृत्यु कब होती है? 1210 ईस्वी में। और इनका यानी अब बात आ गई, इनका शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? 1206 से 1210 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 4 वर्ष इन्होंने शासन किया था। बात करा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की। चौगान या पोलो खेलते हुए क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई, घोड़े से गिर गए थे। और 1210 में क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है? मैंने आपको बता दिया कि लाहौर के अंदर जो चौगान या पोलो का खेल का आयोजन किया जाता है वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। तो लाहौर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और पूछ लिया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ बना है, तो इनका मकबरा भी कहाँ बना हुआ है? वो भी लाहौर के अंदर बना हुआ है। तो मकबरा भी लाहौर के अंदर बना हुआ है। तो ये जितनी कुतुबुद्दीन ऐबक की बातें थी वो सभी मैंने आपको बता दी है। शायद ही कोई ऐसी बात होगी जो आपको मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नहीं बताई है। आप जब अपनी बुक के अंदर पढ़ेंगे तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतनी बातें नहीं लिखी मिलेगी। मैंने बहुत रिसर्च के बाद इनकी सारी बातें खोजी है। और आप किताब के अंदर देख लीजिएगा, आपको थोड़ी सी बात मिलेगी। मैंने इसलिए इतनी बातें बताई है क्योंकि हमें जब आगे हम कोई भी एग्जाम देंगे तो जितने भी छोटी छोटी बातें उनमें कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो इसलिए मैंने आज ही आपको सारी बातें पढ़ा दी है। तो आप इनका नोट्स बना लेना ताकि आगे भी हमें यह काम आए। बार बार बीच में हम रिपीट करते रहेंगे तो ये हमें याद भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगला पार्ट आपके लिए मैं जल्द लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।